नमस्कार, मैं केएस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल इग्नो फेयर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक साल के करंट अफेयर की रिवीजन की एक सीरीज चला रहे हैं जो हमारे यूपी पीसीएस और आने वाले एग्जाम आरओ एआरओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। पूरे एक साल के इसमें एमसीक्यू के माध्यम से कवर किए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका यूपी पीसीएस के लिए जो पेपर का एनालिसिस है वो रात को 9 बजे चल रहा है, तो उसको भी आप जरूर देखा करें। 4-5 साल का ऑलरेडी किया जा चुका है, अभी 2019 के पेपर का चल रहा है एनालिसिस, तो उसको भी जरूर देखें। बहुत डीप एनालिसिस है, आपके आरओ आरओ और यूपी पीसीएस दोनों में हेल्प करने वाला है। और साथ ही जियो पॉलिटिक्स से संबंधित जो वीडियो डेली आपके 8 से 8:30 के बीच में रात में अपलोड किए जाते हैं उनको आप जरूर देखा करिए, ठीक है। तो आज की क्लास का आपको आपके सामने पहला सवाल है, बिझिंजम पोर्ट। आखिरकार ये बिझिंजम पोर्ट क्या है, इसके बारे में सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। देखिए और इसका जवाब दीजिए। यह पोर्ट तमिलनाडु में स्थित है। अब आपको बताना है क्या यह पोर्ट तमिलनाडु में स्थित है, भाई जल्दी जल्दी बताइए। और दूसरा, इसका स्वामित्व टाटा सन्स के पास है। क्या इसका स्वामित्व टाटा सन्स के पास है? यह भारत का डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन गया है। तो क्या इसको डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया गया? अभी डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है इस पे हम अभी बात करेंगे, ठीक है। और नन ऑफ द अबव, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले आइए हम आपसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो एक्चुअल में आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बिझिंजम पोर्ट, आखिरकार ये बिझिंजम पोर्ट चर्चा में क्यों आया इस साल, इसके बारे में हम एक बार आपसे बात करेंगे, ठीक है। देखो एक्चुअल में ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि बात है 27 अप्रैल 2024 की। 27 अप्रैल 2024 को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई इसको, कैसे? डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में। देखो डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है, जैसे सपोज दैट कि आप लखनऊ से और जो है मालदीव जा रहे हो। अब बीच में डायरेक्ट लखनऊ से आपको फ्लाइट नहीं मिलती है, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, यहां से दिल्ली जाओगे और दिल्ली से वहां के लिए फ्लाइट पकड़ोगे, तो वहां पे आपका एक्सचेंज हुआ। उसी तरह सेम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है कि यहाँ पर जो कार्गो वेसल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, उनके जो कंटेनर हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं एक शिप से दूसरे शिप पर, ठीक है। अब जैसे कहीं जाने हैं, अब यहाँ दूसरी जगह से यहाँ पे इस पोर्ट पे आएंगे, इस पोर्ट पे वो दूसरे शिप में लोड किए जाएंगे और इसके बाद में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ये डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता है, इसी वजह से ये चर्चा में आया। और हाँ, ये पहला, भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, पहला ऐसा पोर्ट ये। और दूसरी चीज, अब यहाँ पर सवाल आपके सामने ये उठता है कि आखिरकार इसकी स्थिति क्या है, इसकी लोकेशन क्या है। तो ये तमिलनाडु में स्थित नहीं है, ये कहाँ पे स्थित है, केरल में, और उसमें तमिलनाडु गया है। अब दूसरा क्वेश्चन के हिसाब से है कि इसका स्वामित्व किसके पास है, तो इसका स्वामित्व किसके पास है, अडानी पोर्ट के पास, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि जो सवाल से संबंधित चीजें वो आपको समझ में आ गई हैं। देखो ये पोर्ट तमिलनाडु में स्थित है नहीं, कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। इसका स्वामित्व टाटा एंड सन्स के पास है नहीं है, अडानी के पास में है, ठीक है, अडानी पोर्ट के पास में है। अब देखो यह भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन गया है, ये एकदम सही बात है, ये सही हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन, जिसको हम क्या कहते हैं, IHRC। अब इसके बारे में आपको सत्य कथन इसमें बताना है, सत्य नहीं बताना है, इसमें गलत कथन की पहचान करनी है आपको कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला दिया हुआ है आपके सामने कि 25 अप्रैल 2024 को, ठीक है, 25 अप्रैल 2024 को इसमें क्या किया गया, इसने अपना नया लोगो और एक अपना मोटो, आदर्श वाक्य जिसको कहते हैं, वो अपनाया। लोगों के मध्य में इसमें दिया हुआ है कि सारनाथ का स्तंभ बना है। भाई सारनाथ का बना है, क्या बना है, हो सकता है अशोक चक्रा बना हो, क्या बना है आप बताएंगे, ठीक है, पूरा स्तंभ बना है। साथ में इसका जो आदर्श वाक्य नया वो क्या है, यत्र इतिहासम भविष्याम संरक्षिता, मतलब जहां इतिहास भविष्य के लिए संरक्षित है, ठीक है। अब भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की स्थापना 1910 में हुई थी। अब आपको बताना है, आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए ये इसका नया वाक्य और नया लोगो है, नया लोगो बनाया गया है। देखिए इसमें कमल के, आप जैसे कमल है ना, तो ये देखिए कमल के समान आकृति का ये लोगो अपनाया गया है, कमल की आकृति का अपनाया गया है। अब देखो इसको आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से मत रिलेट करिएगा, क्योंकि आज की जो सिचुएशन चल रही है वो लोग यही समझ लेते हैं कि हाँ जो है भाई बीजेपी का सिंबल है और इसी वजह से जो है सरकारी विभागों में इसका उपयोग किया जाता है, और शायद ये भूल जाते हैं कि ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। तो
उसको हमेशा पॉजिटिव वे में आप एक एस्पिरेंट से लेके चला करिए। ये एक पॉजिटिव वे में सोचिए कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, इसीलिए इसको लिया गया है। और इसके मध्य भाग में क्या किया गया है, देखो सारनाथ का स्तंभ, ठीक है, सारनाथ का स्तंभ को शामिल किया गया है। और इसका जो मतलब देखो इसको याद रखिएगा, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन मतलब IHRC। अब जब इसकी स्थापना की बात आती है तो इसकी स्थापना कब हुई है, 1919 में इसकी स्थापना हुई है, न कि 1910 में, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसका जो आदर्श वाक्य है, यत्र इतिहासम भविष्याम संरक्षिता, ये कई निविदाएं आमंत्रित की गई थी, टेंडर्स इसके लिए मतलब सलाह मांगी गई थी, और बहुत सारे इनवाइटी ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था, आदर्श वाक्य का जो बना बना के और इसके बारे में भेजा था, जिसमें से जिनका ये शामिल किया गया वो थे शौर्य प्रताप सिंह। मान लेते हैं आपसे पूछ लिया जाए कि अनिल प्रकाश सिंह का शामिल किया गया, तो आप कम से कम याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है आयोग, आप पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, शौर्य प्रताप सिंह। अब दूसरी चीज देखो, ये एक इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि ये शीर्ष निकाय है, शीर्ष सलाहकारी निकाय है, एडवाइजरी बॉडी है, टॉप एडवाइजरी बॉडी किसका, सरकार का, केंद्र सरकार का, ठीक है, केंद्र का। ये किस मामलों पे, अभिलेखों के मामले पर सलाह देता है, ठीक है, अभिलेख मामले पर, अभिलेखों के जो मामले हैं उनके संरक्षित करने के लिए जो है ये टॉप एडवाइजरी बॉडी है केंद्र सरकार की। तो उम्मीद करता हूं आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब आपको पता चल चुकी हैं। आइए देखिए, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा लोगों, देखिए यहाँ पर IHRC लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। आइए नेक्स्ट, तो 25 अप्रैल 2024 को नया लोगो और आदर्श वाक्य अपनाया गया, सही है। लोगों के मध्य में सारनाथ का स्तंभ है, ये भी सही है। यत्र इतिहासम भविष्याम संरक्षिता नया आदर्श वाक्य है, और ये भी सही है, मतलब जहां इतिहास भविष्य के लिए संरक्षित है। और इसकी स्थापना 1910 में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, इसको याद रखिएगा, इस वजह से डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आइए देखते हैं भाई, अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना, ये अब लिख गया है, अब नहीं है। इस अवसंरचना मींस इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन 2024 के बारे में आपको गलत कथन की पहचान करनी है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, IC, मतलब इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ICDI, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे हम बात करते हैं इसमें, और ध्यान दीजिएगा, कन्वेंशन ऑन डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर रिकॉर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन है, ये रिकॉर्ड्स यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, रिकॉर्ड्स, ये ICDRI होगा, ठीक है। अब इसके बारे में आपको बताना है कि सम्मेलन के बारे में क्या सही है। देखो सबसे पहले आप ये पहला स्टेटमेंट पढ़िए कि ये छठा सम्मेलन था, क्या है, सिक्स सम्मेलन था। इसका आयोजन 24 से 25 अप्रैल 2024 को गांधीनगर गुजरात में हुआ। तीसरा है कि प्रधानमंत्री ने इसको वर्चुअली इसे संबोधित किया था, और इसकी थीम है लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, इन्वेस्टिंग टुडे फॉर मोर रेजिडेंट टुमारो, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। रेजिडेंट गलत लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये होना चाहिए, टाइपिंग एरर है, रेजिलियंट, ठीक है, रेजिलियंट यहां लिख दे रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, रेजिलियंट, ये ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टिंग टुडे फॉर मोर रेजिलियंट टुमारो, इंग्लिश में ही थीम जो है वो हमेशा इंग्लिश में याद रखा करिए। अब आप बताइए इसमें से कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में आपको जवाब देना है, फटाफट बताइए। देखिए ये बात सही है कि ये जो है छठा सम्मेलन था, ठीक है, इट वाज द सिक्स्थ कॉन्फ्रेंस, एकदम सही बात है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ICDRI के बारे में। दूसरा, इसका आयोजन 24 से 25 अप्रैल को कहां हुआ है, भारत मंडपम में, कहा, भारत मंडपम। तो भारत मंडपम कहां पे है, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में, ध्यान रखना। तो अब इसमें आपको गलत कथन पहचानना था, और साथ ही इसकी थी प्रधानमंत्री ने इसे वर्चुअली संबोधित किया, ये भी बात सही है, और इसकी थीम भी सही है, इन्वेस्टिंग टुडे फॉर मोर रेजिलेंट टुमारो, इसको ध्यान रखिएगा, थीम जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसमें गलत आपका कौन सा हो जाएगा, गलत आपका बी हो जाएगा, क्योंकि इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में नहीं बल्कि भारत मंडपम में हुआ है, भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो चाहे लिख दिया जाए नई दिल्ली में हुआ है तब भी सही है, भारत मंडपम लिखा जाए तब भी सही है।
लेकिन गांधीनगर गुजरात में नहीं हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, जलवायु रणनीति 2030 के बारे में सत्य कथन कौन सा सही है? आपको बताना है कि व्हाट इज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030। आपको इसके बारे में सही जवाब देना। यह दस्तावेज प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, यह दस्तावेज हरित परियोजनाओं के लिए कर्ज की आवश्यकताओं को इंगित करता है, मतलब लोन ले लो हर ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए। और उपरयुक्त में से दोनों सत्य हैं और उपरयुक्त में से कोई सत्य नहीं है। आपको बताना है, फटाफट बताइए। देखो, ये दस्तावेज के बारे में अगर मैं बात करता हूं, क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030, क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030, तो ये जो दस्तावेज है ये जारी हुआ है आपका कब, बता दे रहा हूं आपको, 23 अप्रैल को। कब? 23 अप्रैल 2024 को जारी किया गया है। अप्रैल मंथ के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं उनका आज समझ लीजिए डिस्कशन हो रहा है आपके सामने। ठीक है, और इसको जो जारी किया है वो किसने किया है? नाबार्ड द्वारा। ठीक है, नाबार्ड द्वारा। नेशनल एग्रीकल्चर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपको पता है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982। पहले भी आपसे बहुत बार इस पे डिस्कशन। और ये क्या करता है, जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आप मान के चलिए कि जो ग्रीन प्रोजेक्ट हैं उनको बेसिकली जो है बढ़ावा देने के लिए ये कर्ज की व्यवस्था करता है। ठीक है, लोन टू इन्वेस्टिंग इन ग्रीन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये है। तो ये दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, ये शीर्ष बैंक है देश का, ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें, इसकी स्थापना जो हुई थी वो शिवरामन समिति की सिफारिश पे, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। ये सब छोटे छोटे सवाल हैं जो आपसे कभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, शिवरामन समिति की। और साथ में इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? हेड ऑफिस, हेड ऑफिस इसका है मुंबई में। हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई, याद रखिए। ठीक, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। केवी शाजी इसके इस वक्त वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट, तो देखो ये प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया, किसके द्वारा? नाबार्ड द्वारा जारी किया गया। ठीक, तो ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है, बाकी ये सही है एकदम। अप्रैल 2024 में किसकी अध्यक्षता में समलैंगिकों के मामले में समिति का गठन किया गया था? अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज अ कमेटी फॉर्म्ड इन द मैटर ऑफ होमोसेक्सुअल्स इन अप्रैल 2024। आपको बताना है भाई, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? अजय भल्ला थे, राजीव गौबा थे, राजीव कुमार थे, राकेश अस्थाना थे, कौन थे? आपको बताना है इसके बारे में। ठीक है, देखो एक्चुअल में इस समिति के अध्यक्ष थे राजीव गौबा, और ये उस समय अभी तो नहीं है, बट उस समय की अगर मैं बात करूं तो तत्कालीन कैबिनेट सचिव थे। ठीक है, कैबिनेट सचिव, और इन्हीं की अध्यक्षता में बनाया गया। देखो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो समलैंगिक हैं, समलैंगिक, भाई जाहिर सी बात है समलैंगिकों को बहुत सारे सामाजिक जो है चुनौतियां उनके सामने आती हैं। समलैंगिकों के सामने जो भी सामाजिक चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए सलाह देना। ध्यान रखिएगा इस चीज को, जो भी उनके सामने सामाजिक चुनौतियां आती हैं उनसे निपटने के लिए सलाह देना। इसके लिए ये समिति बनाई गई थी, राजीव गौबा, ध्यान रखिएगा। अपना बनाई कब गई थी? अगर एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा 16 अप्रैल 2024, क्योंकि कभी कभी आयोग आपसे बहुत क्लोज ऑप्शंस पे बात करता है। नेक्स्ट, चुनाव आयोग द्वारा घर पर मतदान सुविधा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फैसिलिटी ऑफ वोटिंग एट होम बाय द इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग द्वारा 2022 में पहली बार यह सुविधा शुरू की गई, मतलब पहली बार 2022 में सुविधा शुरू की गई थी।
ठीक है। दूसरा, यह सुविधा 80 वर्ष से अधिक बुजुर्ग मतदाताओं के लिए शुरू की गई है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। देखिए, एक्चुअल में 2024 में घर पर मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। इस बार का जो इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन में घर पर जो है मतदान की सुविधा प्रदान की गई है निर्वाचन आयोग द्वारा। और इस सुविधा का की शुरुआत जो की गई है वो अप्रैल 2024 में की। ठीक है, अप्रैल 2024 से शुरू की गई। 2022 में शुरू नहीं की गई थी, पिछली बार नहीं थी ये सुविधा, इस बार शुरू की गई है। और इसमें क्या किया गया है कि जो 80 वर्ष नहीं, जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, ठीक है, 85 वर्ष से ऊपर बुजुर्ग मतदाता, घर पर मतदान की सुविधा, ठीक है, घर पर मतदान सुविधा ये प्रदान की गई चुनाव आयोग द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसमें क्या आ जाएगा, डी इसका सही जवाब है, क्योंकि इसकी शुरुआत अप्रैल 2024 में की गई है, 2022 में नहीं की गई है। और साथ में 80 वर्ष नहीं बल्कि 85 वर्ष से अधिक के मतदाताओं के लिए शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट आइए स्टार्ट करते हैं। बालिका सशक्तिकरण मिशन के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। आखिरकार ये क्या है? इसका शुभारंभ विप्रो ने किया है। यह सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के अनुरूप है। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को कम करना है और साथ ही इसके नए संस्करण की शुरुआत जून 2024 में की गई है। देखो, बालिका सशक्तिकरण मिशन चल रहा है पहले से, लेकिन इसका नया संस्करण शुरू किया गया, तो उसके बारे में इसको जो है ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं मैं, पूछा गया है। ठीक है, इसका जो नया संस्करण है बालिका सशक्तिकरण मिशन, इसकी जो शुरुआत की गई है एक्चुअल में अप्रैल 2024 में, अप्रैल 2024 में इसके द्वारा केंद्र सरकार के साथ मिलकर एनटीपीसी के द्वारा शुरू किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी के द्वारा शुरू किया गया। आखिरकार एनटीपीसी के द्वारा शुरू क्यों किया गया है? ये जैसे आप जानते हैं कि कंपनियों को एक कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खर्च करना पड़ता है, तो ये सीएसआर कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एनटीपीसी ने शुरू किया है। आप कमेंट में हमें बताइए कि आखिरकार कंपनियों को अपने प्रॉफिट का सोशल कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किस परसेंटेज पे खर्च करना पड़ता है, कितना परसेंट खर्च करना पड़ता है, ये कमेंट पे आप बताइए, क्योंकि इससे संबंधित सवाल भी आपसे पूछा गया है, आयोग ने पूछा है पहले। तो और मैंने कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जब मैं इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन कोर्स पढ़ा रहा था तब भी मैंने पढ़ाया है और करंट अफेयर में भी पढ़ाया है। तो आप फटाफट इसमें बताइए कि आखिरकार सीएसआर के तहत कितने परसेंट कंपनियां खर्च करती हैं। देखते हैं कौन बताता है। तो ध्यान देना इस चीज को, सीएसआर के तहत भारत की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अनुरूप ये बालिका सशक्तिकरण है। जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान था उसी के तहत है। के अंतर्गत ही इसको शुरू किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो इससे क्या किया गया जाएगा कि जो खासकर विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाया जाएगा, जो लड़कियों की क्षमता है उनको बढ़ाया जाएगा, जिससे कि हमारे यहाँ जो जेंडर इक्वालिटी है वो प्रमोट। उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, ध्यान रखना, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाना। अब आप बताइए इसमें असत्य कथन कौन सा है? विप्रो द्वारा इसको लॉन्च नहीं किया गया, इसको किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। यहीं से आपको समझ में आ जाता है सत्य कथन। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ये इनिशिएटिव है और साथ में इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को कम करना है। ये क्या है भाई? रिड्यूस जेंडर इक्वालिटी, ये कम कैसे होगी? ये तो बढ़ेगी। ये इसमें टाइपिंग एरर है, देखो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। आप समझ लीजिए बस, बाकी इसमें कौन सा पोल हो रहा है। बाकी इसका नया संस्करण जो जून 2024 में शुरू हुआ ये भी गलत है। तो इसमें सत्य कथन की पहचान करनी थी, ऐसे सवाल आप समझ लीजिए गलत हो गया है। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है, इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है, ट्रू। और जब ट्रू की आप पहचान करेंगे तो आप देखिए आपका सिर्फ बी सही आएगा। इसका मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, एक मिनट बस। हाँ, असत्य कथन की पहचान आपको करनी थी। अब देखिए, तो इसका सही जवाब क्या आएगा? बी। बी इसका सही जवाब है, बाकी सब गलत है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसकी शुरुआत एनटीपीसी द्वारा किया गया, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाना इसका उद्देश्य है और नए संस्करण की शुरुआत जून 2024 में नहीं बल्कि अप्रैल 2024 में हुई है। बस
नेक्स्ट, टर्निंग 18 यू आर द वन अभियान। दो अभियानों का यहाँ जिक्र किया गया है, एक टर्निंग 18 और दूसरा यू आर द वन। इसके बारे में आपको गलत कथन की पहचान करनी है। फाइंड आउट द रॉन्ग सेंटेंस। टर्निंग 18 अभियान पहली बार मतदान करने वाले व्यक्तियों को लक्षित करना इसका उद्देश्य है, कि जो लोग पहली बार मतदान कर रहे हैं उनको लक्षित किया गया है। ध्यान दो भाई। और यू आर द वन, यू आर द वन, ये डी नहीं है, ये ध्यान देना। हमारी टाइपिस्ट जो है वो क्या बहुत, अब देखो यहाँ सही लिखा है यू आर द वन लिखा है और यहाँ गलत कर दिया है, तो इसको यहाँ से आप रिलेट करिएगा, यू आर द वन is to appreciate the invaluable contribution of the voters। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। फटाफट इसके बारे में जवाब दीजिए, मैं देखता हूं कौन सही जवाब दे पाता है। देखो, ये एक अभियान था जो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया। और इसमें टर्निंग 18 अभियान को अप्रैल 2024 में शुरू किया गया, ये ध्यान रखिएगा। अप्रैल 2024 में इस अभियान को शुरू किया गया, टर्निंग 18। मतलब आप 18 साल के हो गए, ठीक है, और अब आप वोट देने के लायक हैं। इसे ही समझ में आ रहा है कि टर्निंग 18 अभियान मतदान करने वाले, पहली बार मतदान करने वाले व्यक्तियों को लक्षित करता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शुरू किया गया था। अभी जो 18वीं लोकसभा इलेक्शन हुए हैं उसी में ग्रामीण और युवाओं एवं शहरी मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। और ध्यान देना, इसी यात्रा में एक और मोटो दिया गया था कि चुनाव का पर्व देश का गर्व। ठीक है, अगर मान लेते हैं पूछा जाए आपसे, तो इसी में एक और मोटो दिया गया था इसका, चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यू आर द वन, ऑब्वियसली ये निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल जितने भी मतदाता हैं उनके जो है अमूल्य योगदान की पहचान करना, ये भी सोशल मीडिया पर ही इसको चलाया गया। इन दोनों अभियानों को सोशल मीडिया पर चलाया गया कि भाई आप बहुत अमूल्य हैं, आपका वोट बहुत अमूल्य है, इस वजह से जाइए और वोट करिए। तो इसमें क्या है, दोनों कथन अपने आप में सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 46वीं अंटार्कटिका संधि की परामर्शदात्री बैठक के संबंध में आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। और इस पर मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कि काउंसिलेट मीटिंग ऑन 46 अंटार्कटिका ट्रीटी, इस पे मैं पहले भी एक वीडियो भी बना चुका हूं जब ये मीटिंग हुई थी। तो इस पे मैंने एक वीडियो लगभग में 10 मिनट का बनाया था, आपको इसी पर अपलोडेड है, आप देख भी सकते हैं। पहली चीज, यह बैठक जून 2024 में मलेशिया में हुई, आपको बताना है। दूसरा, यह बैठक कोच्चि भारत में हुई है। तीसरा, भारत 1981 से अंटार्कटिका संधि का सलाहकार सदस्य है। और चौथा, यह संधि 1956 में हस्ताक्षरित हुई थी। आपको इसमें सत्य कथन की पहचान करना है और जल्दी जल्दी बताइए, देखते हैं भाई कौन बता पाता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखो ये 46th मीटिंग थी। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है। पहली चीज, ये 46th मीटिंग थी, कौन सी थी? 46। तो ये तो कंफर्म है कि 46th मीटिंग यहाँ पे दी हुई है, ऊपर ही दी हुई है। तो 46th जो मीटिंग है, इसका जो एक्चुअल में आयोजन है वो कहाँ पे हुआ है? कोच्चि को, केरल में। ध्यान रखिएगा, कोच्चि में हुआ है, यानी कि केरल में। अब सवाल ये उठता आखिरकार हुआ कब है? तो ये हुआ है 20 से 30 मई, 20 से 30 मई 2024 को इसका आयोजन हुआ है कोच्चि, केरल में। ठीक है, तो इसका आयोजन जो करता है एक्चुअल में, जो राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र होता है, साथ में जो हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है और भारत सरकार, और ये सभी, तथा अंटार्कटिका पर जो एक अंटार्कटिका ट्रीटी सेक्रेटरिएट है, ये सभी मिलकर जो है इसका आयोजन करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, अगर मैं अंटार्कटिका संधि के बारे में बात करता हूँ कि अंटार्कटिका संधि कब हस्ताक्षरित हुई, तो ये ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका संधि ये जो हस्ताक्षरित हुई है, पहली चीज जो इस पे हस्ताक्षर किए गए हैं, ये 1959 में, 1959 में हस्ताक्षर किए गए हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है? 1956, तो ये आपका वैसे भी गलत हो जाएगा। दूसरा, जब इसको लागू, देखो हस्ताक्षर हुआ है, लेकिन ये लागू कब से हुआ है? लागू ये हुआ है 1961 से लागू हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इसमें बात करता हूं, भारत 1981 से इसका सलाहकार सदस्य है। तो आपको बताना है भाई भारत कब से है, फटाफट बताइए।
भारत एक्चुअल में इसमें 1983 में शामिल हुआ है, ठीक है। 1981 में शामिल नहीं हुआ है, भारत 1983 में शामिल हुआ है। तो इसमें सत्य कथन बताना था, ये केवल सत्य होगा, भारत इसमें 1983 में शामिल, ठीक है। और इसी के साथ आज की क्लास होती है खत्म। बाकी इस पे डिटेल्ड आपको चाहिए तो आप जाइए, इसी पे आपको अंटार्कटिका ट्रिटी कंसुलेट मीटिंग्स पर एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देखिए। और आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। और अगर क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।